हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 6 के साइंस चैप्टर को पढ़ेंगे। अध्याय दूसरा है। पहले हम लोगों ने चैप्टर को पढ़ लिया है कि भोजन कहाँ से आते हैं। दूसरा पार्ट है कि भोजन के घटक कौन कौन से। ठीक है, तो जेटेट का जो मुख्य परीक्षा होने वाला है उसमें विज्ञान विषय को रखा गया है। तो हम लोग क्लास क्या करेंगे, 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी पुस्तक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज चल रहा है। आप देख सकते हैं सिलेबस 1 to 5 का, उसमें विज्ञान को रखा गया है। ठीक है, पहले ईवीएस हुआ करता था, अब विज्ञान क्योंकि स्तर को चेंज कर दिया गया है, अब 10+2 स्तर तक के सवाल रहेंगे। तो ऐसे में हम लोग को क्या करना है, 6 से लेकर 12 तक के सभी एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है। ठीक है, तो यदि आप इस पूरे सीरीज को देख लीजिएगा तो आपको पुस्तक एनसीईआरटी निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक एक सभी बिंदुओं को इस सीरीज के माध्यम से बताया जाएगा। तो ठीक है, तो देख सकते हैं अध्याय जो दूसरा है, भोजन के घटक कौन कौन से हैं, इसको आज हम लोग देखेंगे। तो चलते हैं एक एक करके हम लोग सभी पॉइंट को समझते हैं। तो अध्याय दूसरा, भोजन के घटक। इस चैप्टर में पहले ही पॉइंट में बताया गया है कि प्रत्येक कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं। इन घटकों को हम पोषक कहते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक कच्ची सामग्री में क्या होते हैं, एक ऐसे पदार्थ होता है जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होता है। यह आवश्यक जो तत्व होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक। ठीक है, न्यूट्रिशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कौन कौन से हैं। जो भोजन में ऐसा क्या क्या चीज़ पाया जाता है, तो भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। ठीक है, इसके साथ साथ हमें हमारे शरीर के लिए और क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो भोजन के साथ साथ हमें रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता पड़ती है। जब इस पूरे पाठ को आप पढ़िएगा तो यहाँ पर बताया गया है पूरे एनसीईआरटी में कि भोजन में ये सभी क्या हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं। ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमें क्या होता है, रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। अगला पॉइंट है कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो क्या चीज़ के रूप में उपस्थित या पाया जाता है, तो मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पाठ में बताया गया है कि जो कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में होता है वो किस रूप में उपस्थित होता है, तो मंड और शर्करा के रूप में पाया जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि जो मंड होता है, यदि हमें मंड की जांच करनी है तो हम इसका पता कैसे लगाएंगे। पाठ में बताया गया है कि यदि हम मंड की जांच करना है तो हमें तनु आयोडीन का विलयन लेना है और 2 से 3 बूंद उस कच्चे पदार्थ में डाल देना है, जिसमें हमें पता करना है कि इसमें मंड या कार्बोहाइड्रेट है या नहीं। तो उस कच्चे पदार्थ में यदि हम तनु आयोडीन, पूछ सकता है सवाल कि यदि हमें कार्बोहाइड्रेट की पहचान करनी है किसी वस्तु में तो उसमें कौन सा विलयन डाला जाएगा, तो उसमें तनु आयोडीन का विलयन डालना है। ठीक है, 2 से 3 बूंद डालेंगे तो यदि उस पदार्थ का कलर क्या हो जाना चाहिए, नीला और काला हो जाता है, तो वह मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो सवाल ऐसे भी बन सकता है, क्योंकि अब एनसीईआरटी बेस्ड भी सवाल बनेंगे, गहराई से आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आकलन का वर्तमान में एग्जाम हुआ है, देख सकते हैं किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं। तो हमें एनसीईआरटी को डेप्थ से पढ़ना होगा। ठीक है, तो सवाल पूछा जा सकता है कि यदि हमें किसी पदार्थ में मंड की उपस्थिति या कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता लगाना है तो कौन सा विलयन देना है, तो उसमें तनु आयोडीन का विलयन देना है। यदि हम उसमें तनु आयोडीन का विलयन देते हैं तो उसका कलर किस प्रकार का परिवर्तित होगा, गुलाबी होगा, पीला होगा, किस कलर का होगा, तो वो नीला रंग का हो जाएगा या तो काला। ठीक है, नीला और काला उपस्थिति क्या चीज़ को दर्शाता है, मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। दूसरा पॉइंट है कि प्रोटीन की जांच के लिए हमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का विलयन लेना है और उसके साथ साथ 10 बूंद क्या करना है, कास्टिक सोडा। ठीक है, जिस पदार्थ में हमें प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाना है उसमें 2 बूंद क्या करना है, कॉपर सल्फेट, और 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलयन डालना है। यदि उस पदार्थ का कलर क्या हो जाता है, बैगनी हो जाता है, तो इससे हमें प्रोटीन का पता चलता है। सवाल ऐसे भी बनेगा कि प्रोटीन की उपस्थिति का पता लगाते समय वो पदार्थ किस कलर का चेंज हो जाएगा, तो वो बैगनी कलर में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पता लगाते समय कलर क्या चीज़ में बदल जाएगा, नीला और काला चीज़ में बदल जाएगा। ठीक है, तो हमें डेप्थ से एक एक पॉइंट को पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है, यदि हमें वसा का पता लगाना है तो क्या होता है, जब किसी पदार्थ को यदि हम उसको कागज या पेपर शीट पर रगड़ेंगे तो क्या हो जाता है, उसमें तेल के जैसे धब्बा पदार्थ उसमें होने लगता है, यानी कि ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हल्का धुंधला टाइप का दिखाई देता है। तो ऐसे में क्या होता है, उस पदार्थ में वसा की उपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है,
अगला पॉइंट है कि विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो पोषक तत्व होता है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, तो ये हमारे शरीर के लिए क्या करता है। तो एक एक पॉइंट करके समझते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट जो वसा है, जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि इसको मंड भी बोला जाता है, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को एनर्जी देने वाला फूड भी कहा जाता है। वसा से भी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हमें किस किस चीज़ से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों से हमें एनर्जी की प्राप्ति होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहा जाता है। सवाल ऐसे भी बनेगा कि ऐसा कौन सा भोज्य पदार्थ है जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, तो वो वसा और कार्बोहाइड्रेट से हमें भोजन में क्या होती है, ऊर्जा की प्राप्ति होती है। जैसे चावल में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होगी। मन में सवाल आएगा और सवाल पूछे भी जाएंगे ऑप्शन बना के। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है एनसीईआरटी के हिसाब से, तो गन्ना से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, शकरकंद हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद मक्का हो गया, गेहूँ, बाजरा, चावल, पपीता, आम, ये सभी पदार्थ क्या हैं, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं एक एक पॉइंट कि कौन कौन से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है, तो ये सभी एक एक करके यहाँ पर बताया गया है एनसीईआरटी के हिसाब से। वहीं पर वसा की यदि हमें प्राप्ति करनी हो तो ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिससे हमें वसा की प्राप्ति होगी, तो सूरजमुखी तेल जो होता है, नारियल तेल, सरसों तेल, सोयाबीन तेल, तिल, मूंगफली और गिरी से क्या होता है, वसा की प्राप्ति होती है। जितने भी तेलहन चीज़ होता है उससे क्या होती है, हमें वसा की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए हमें बोला जाता है कि ज़्यादा तेल वाला पदार्थ नहीं खाना, क्योंकि उससे मोटापा होता है। ठीक है, उसमें वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। देख सकते हैं यहाँ जितना भी तेल है ज़्यादातर ये वसा से संबंधित होता है। ठीक है, अगला चलते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता क्या करती है, हमारे शरीर में वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए मदद करती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन, ठीक है, शरीर का यदि डेवलपमेंट करना है तो आप देखते होंगे घर में बोला जाता है कि प्रोटीन युक्त भोजन लेना है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, हमारे शरीर की वृद्धि होती है। शरीर की वृद्धि करने के लिए कौन सा पोषक तत्व को लेना है, घटक को, तो हमें प्रोटीन को लेना है। तो प्रोटीन के ऐसे कौन कौन से जंतु स्रोत है, देख सकते हैं यहाँ जंतु स्रोत है और यहाँ पर पादप स्रोत है। पादप से कौन कौन से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होगी और जंतु स्रोत से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो मछली से हमें क्या होता है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है, दूध से, मांस से, अंडा से और पनीर से, ये सभी जंतु स्रोत है जिससे हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। प्रोटीन से प्राप्त होने वाले पादप उत्पाद यानी कि बोल सकते हैं कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मूंग है, तुअर है, चना है, मटर है, राजमा है और सोयाबीन, ये सभी ऑप्शन बना के पूछे जाएंगे कि प्रोटीन से प्राप्त होने वाले किस किस पदार्थ से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। 4 ऑप्शन रहेंगे, तो ये आप देख सकते हैं। प्रोटीन पादप उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, ये हो गए, और जंतु उत्पाद के अंतर्गत प्रोटीन इससे प्राप्ति होती है। फिर अगला पॉइंट है कि विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि किस भोज्य पदार्थ के घटक से हमें शरीर की रक्षा होती है, तो विटामिन से हमारे शरीरों की रक्षा की जाती है। ठीक है, विटामिन हमारे शरीर के आँख, अस्थि, दांतों को स्वस्थ रखने में क्या करती है, सहायता करती है, मदद करती है, जो विटामिन होता है। अब विटामिन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये सभी क्या हैं, विटामिन हैं। ठीक है, अब एक ऐसा विटामिन का ग्रुप है जिसे विटामिन कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, समूह बोला जाता है। तो ऐसा कौन सा है, तो विटामिन के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ठीक है, तो विटामिन बी जो ग्रुप है ये क्या है, विटामिनों का एक समूह है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो ये कंप्लीट एनसीईआरटी है, आप लोग ध्यान से इसको पूरे सीरीज़ को देखिएगा और नोट्स बनाते जाइएगा ताकि आपको दोबारा फिर किताब पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो विटामिन ए के प्रमुख स्रोत क्या है, मछली का तेल हो गया, दूध हो गया, पपीता हो गए, गाजर हो गए, आम, इन सभी के माध्यम से क्या होता है, हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। अब विटामिन बी की प्राप्ति किस किस पदार्थ से होती है, तो गेहूँ से, चावल से, यकृत जो लीवर होता है उससे हमें विटामिन बी की प्राप्ति होती है। फिर अगला पॉइंट क्या है, तो देखते हैं विटामिन सी की प्राप्ति किससे होती है। तो बताते कि ज़्यादातर जो खट्टे पदार्थ होते हैं उससे विटामिन सी की प्राप्ति होती है। जैसे हो गया संतरा हो गया, टमाटर हो गया, आंवला हो गया, नींबू हो गया, अमरूद हो गया, मिर्च हो गया, इन सभी से विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ठीक है, विटामिन डी की प्राप्ति किससे किससे होती है, तो दूध से, मक्खन से, मछली से, अंडा से और कलेजी यानी कि यकृत से, ये सभी विटामिन डी के प्रमुख स्रोत हैं और ये विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है,
अगले हम लोग पॉइंट में चलते हैं कि विटामिन ए से क्या होता है, हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। डायरेक्ट इससे भी सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए एनसीईआरटी को डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि जानते हैं कि अब स्तर ऊंचा कर दिया गया है, इसलिए हम लोग क्लास 6 से लेकर 12 तक के कंप्लीट एनसीईआरटी सीरीज को करेंगे। ठीक है, एक एक पॉइंट को बताएंगे, आपको दोबारा एनसीईआरटी किताब खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो विटामिन ए जो है, इससे क्या होता है, हमारे त्वचा और आँखों को स्वस्थ रहने में मदद करता है। विटामिन सी से रोगों से लड़ने में मदद करता है। सवाल बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो रोगों से लड़ता है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी, तो वहाँ पर विटामिन सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, विटामिन डी क्या करता है, हमारे अस्थि और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करते हुए हमारे शरीर की सहायता प्रदान करता है। विटामिन डी का काम क्या है, हमारी हड्डी जो होता है, अस्थि जो है, उसको मजबूती प्रदान करता है और दांतों में कैल्शियम की उपयोगिता को भी बढ़ाता है। विटामिन डी एक ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमें फ्री में मिलता है, तो एक विटामिन डी है जो कि हमें बहुत आसानी से मिल जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, जो सूर्य सुबह सुबह का जो सूर्य का किरण होता है, वो उससे हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या बताया गया है एनसीईआरटी में कि इन पोषकों के अलावा भी हमारे शरीर में क्या होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होती है जिसे हम लोग आहारी रेशे के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आहारी रेशा और जल की भी मात्रा हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, जैसे हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, वसा की ज़रूरत होती है, प्रोटीन का, विटामिन का, उसी तरह से हमें आहारी रेशा, जिसका अन्य नाम है रुक्षांश, ठीक है, रुक्षांश के भी नाम से भी जाना जाता है, इसकी भी आवश्यकता हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। रुक्षांश के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं, तो दाल हो गया, आलू हो गया, ताजे फल और सब्जियां जितनी है ये रुक्षांश के अंतर्गत आते हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। ठीक है, ये कोई एक विशेष पोषक तत्व हमें नहीं देता है, लेकिन फिर भी इसकी अल्प मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, इसकी मात्रा क्यों आवश्यक है, तो इसके अगला पॉइंट बताया गया है एनसीईआरटी में कि रुक्षांश बिना पचे भोजन को क्या करता है, हमारे शरीर से बाहर निकालता है। जो अनपचा भोजन यानी कि जो शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, तो रुक्षांश क्या करता है, ऐसे पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। आप देखते होंगे कि भोजन में बोला जाता है कि सलाद का उपयोग करने, ठीक है, हरी साग सब्जी, फल फूल का ज़्यादातर सेवन करने, क्यों, क्योंकि ये हमारे जो अनपचे जो भोजन होंगे, जिसका शरीर में उपयोगिता नहीं होगा, उसको बाहर निकालने में ये सभी पदार्थ मदद करता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट क्या है, संतुलित भोजन। ठीक है, बैलेंस डाइट क्या है, हमारे शरीर को अल्प मात्रा में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। ठीक है, थोड़े थोड़े मात्रा में हमें सभी चीज़ पोषक तत्व की जरूरत है, जैसे हो गया कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ठीक है, विटामिन, सभी पोषक तत्व की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ हमारे शरीर को रुक्षांश तथा जल की भी आवश्यकता होती है। इन सभी को मिलाकर क्या होता है, संतुलित भोजन का निर्माण होता है, बैलेंस डाइट का निर्माण होता है। ठीक है, यदि हम इन सभी की एक समान मात्रा यानी कि सभी चीज़ का एक बैलेंस में यदि हम भोजन नहीं करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग क्या हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। एनसीईआरटी में एक क्लियर पॉइंट बताया गया है कि भोजन पकाते समय क्या होता है, विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। ठीक है, पाठ में बताया गया है, ये भी सवाल बनाया जा सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसे गर्म करने पर डायरेक्ट नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है वह भोजन जैसे ही गर्म होता है तो वह विटामिन सी नष्ट हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है कि भोजन में वसा की अत्यधिक मात्रा क्या करती है, मोटापा का कारण बनती है। हम लोगों ने देखा कि मोटापा का कारण क्यों बनती है, क्योंकि ज़्यादातर जो वसा होती है वह तिलहन पदार्थ में होता है। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं वसा के प्रमुख स्रोत ज़्यादातर क्या थे, तिलहन थे। यदि हम तेल की मात्रा ज़्यादा प्रयोग शरीर में करेंगे तो ये क्या होगा, मोटापा को बढ़ाएगा, यानी कि चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, इसलिए हमें बोला जाता है कि ज़्यादा तिलहन पदार्थ नहीं लेना चाहिए। अभावजन्य रोग क्या है, ये भी क्वेश्चन बताया गया है कि वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होते हैं उसे अभावजन्य रोग कहते हैं। ठीक है, यदि हमें कोई भी पोषक तत्व समान रूप से नहीं मिलता है, जो कि बैलेंस डाइट की यदि हमें नहीं मिलता है, तो हमारे शरीर क्या हो जाता है, अभावजन्य रोग का शिकार हो जाता है। ठीक है, अभावजन्य रोग, अभावजन्य यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, अभाव यानी कि किसी एक पोषक तत्व यानी कि उसकी कमी हो जाएगी तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। देख सकते हैं ये बच्चा कुपोषित का शिकार बताया गया है किताब एनसीईआरटी में। फिर यहीं पर देख सकते हैं क्वासीरोकर, एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, पेट फूल जाता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बच्चा का शरीर पतला है और वह पेट बाहर निकला हुआ है, तो ये बताया गया है एनसीईआरटी में। फिर यहाँ से भी सवाल बनाया जा सकता है कि विटामिन ए और अभावजन्य रोग क्या है। ठीक है, यदि विटामिन ए की कमी से ऐसा कौन कौन सा बीमारी हो सकता है और इसके लक्षण क्या हमारे शरीर में प्रदर्शित होगा, तो विटामिन ए से क्या होता है, रोतंधी होता है। ठीक है, हमें कम दिखाई देता है। इसका लक्षण क्या होगा, कमजोर दृष्टि, अंधेरा दिखाई देने लगेगा, बहुत कम धुंधला दिखाई देने लगता है,
ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो बेरी, ठीक है। इसमें क्या होगा, दुर्बल पेशियां और काम करने में आलसी महसूस होगा, ठीक है, थकावट टाइप का लगेगा, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। तो आप समझिए कि विटामिन बी की कमी हो गई है और वो बीमारी का नाम क्या होगा, बेरी। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ये ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है। इसमें क्या होता है, मसूड़े से क्या होता है, पैरिया जिसको हम लोग बोलते हैं, मसूड़े से खून निकलने लगता है और घाव भरने में ज़्यादा समय लगता है। विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होता है, ठीक है। इसमें अस्थियां मुलायम होकर मुड़ जाती है। आप देखिएगा किसी किसी व्यक्ति का जो पैर होता है, कमर के नीचे जो ये पैर होता है, वह एक क्या होता है, धनुष के टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो धनुष के टाइप का जो बनता है वो विटामिन डी के कमी से रिकेट्स जैसा बीमारी हो जाता है। फिर कैल्शियम की कमी से क्या होता है, अस्थि और दांत क्षय होने लगता है, दांत कमजोर हो जाएगा, ठीक है, और हड्डियां भी कमजोर होने लगती है। इसलिए बोला जाता है कि कैल्शियम की गोली खानी चाहिए। आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंगा रोग होता है। इसमें गला जो होता है वो फूलने लगता है और मानसिक बीमारियां भी होने लगती है। लोह तत्व की कमी से क्या होता है, अल्प रक्तता यानी कि एनीमिया जिसको कहा जाता है। यदि आपका शरीर में लोह तत्व की कमी होगी तो आपको एनीमिया बीमारी होगा और शरीर आपका हमेशा कमजोरी टाइप का लगेगा और रक्त की भी कमी होगी। तो बताया गया है कि इन सभी विटामिन की यदि कमी होती है तो कौन कौन से बीमारी होंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी से संबंधित कुछ हम लोग यहाँ पर बताया गया इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको डिटेल देख लीजिएगा एक एक करके और नोट्स तैयार कर लीजिएगा ताकि आपको पुनः क्या करना पड़े, एनसीईआरटी नहीं पढ़ना पड़े। यदि आप पूरे सीरीज को फॉलो कर लीजिएगा तो आपका सारा पॉइंट इसमें क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग कुछ सवाल देखते हैं, क्या बताया गया एनसीईआरटी में कि आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है, अब बताइए, मंड होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है कि खनिज लवण होता है। जब आप पूरे सीरीज को बढ़िया से देखे होंगे इस पूरे वीडियो को तो उसमें बताया है वसा, ठीक है। आलू में क्या होता है, वसा होता है। दूसरा अभी हम लोग ही पढ़े थे कि घेंगा रोग किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, फास्फोरस की कमी से। तो ये अभी आप लोग डिटेल में देखे होंगे तो क्या होता है, घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। रुक्षांश के प्रमुख स्रोत क्या है, रुक्षांश अभी हम लोग पाठ में ही पढ़े हैं, ताजे फल और सब्जियों से इसकी प्राप्ति होती है। इस तरह भी सवाल हम लोग पहले ही बोल चुके थे कि आ सकता है कि भोजन में मंड परीक्षण के लिए हम लोग क्या करते हैं, टिंचर आयोडीन का प्रयोग करते हैं। तो यदि हम टिंचर आयोडीन यदि किसी पदार्थ, खाद्य पदार्थ में डालते हैं, यदि उसका कलर बदलता है तो क्या चीज़ की उपस्थिति को दर्शाता है, मंड में। तो मंड में क्या होता है, वह पदार्थ क्या हो जाएगा, काला और नीला हो जाएगा, ठीक है। बैगनी किसमें होगा, प्रोटीन में। फिर ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा होता है, वसा और कार्बोहाइड्रेट। दोनों ऐसा तत्व है जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है, ठीक है। फिर अगला बीमारी से संबंधित है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि दृष्टिहीनता यानी कि जो रोतंधी जो बीमारी होता है हमें कम दिखाई देने लगता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है, विटामिन बी पहले है, विटामिन बी से होता है बेरी, ठीक है। विटामिन सी से क्या होगा, आपका स्कर्वी हो जाएगा। विटामिन डी से यहाँ पर देखिए, विटामिन डी से हो गया रिकेट्स, आयोडीन से हो जाता है घोंघा। तो इस तरह भी सवाल आपको ऑप्शन बना के कूट के माध्यम से दिया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि अब लेवल ऊपर होगा तो हम लोग कंप्लीट 6 to 12 तक के सभी एनसीईआरटी सीरीज को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोगों ने पूरे पार्ट को एक एक पॉइंट सभी को निकाले हैं, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा। आप पूरा एनसीईआरटी पुस्तक पढ़िएगा और एक बार ये सीरीज को देखिएगा, आपका एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि ऐसे ही ये सीरीज चलता रहेगा आप लोग का यदि प्यार बना रहा तो, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, सोशल साइंस है, सारा चीज़ को एक एक करके हम लोग एक एक करके पूरा एनसीईआरटी पहले कंप्लीट करेंगे, इसके बाद एडवांस भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, साइंस का हम लोग एडवांस पोर्शन भी पढ़ेंगे और एमसीक्यू भी करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।